तो आज का जो अपना चैप्टर है वो कौन सा है? तो आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है, कई क्वेश्चन हमने देखे हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिफाइन करो, कि डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर क्या है, जैसे ये अपने को वर्ड दिया ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसी से इसकी डेफिनेशन निकलती है। इलेक्ट्रो मीन्स क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और केमिस्ट्री मीन्स केमिकल एनर्जी, ठीक है। तो यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है उसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं कि किस तरह कोई भी जो केमिकल रिएक्शन के अंदर जो केमिकल एनर्जी रिलीज़ होती है उसको हम किस तरह इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, या आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ करके क्या है कोई केमिकल रिएक्शन को करवा सकते हो। जैसे कोई रिडॉक्स रिएक्शन जो अपने आप नहीं होती, मतलब जो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, अगर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करोगे तो वो क्या होगी? स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, ठीक है। तो यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? केमिकल एनर्जी, ठीक है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे अपने को कोई केमिकल रिएक्शन दे रखी है, ठीक है। जैसे आपने ये पढ़ी होगी कि जिंक और कॉपर सल्फेट जब आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है? जिंक सल्फेट प्लस में कॉपर मिलेगा ना। तो इस रिएक्शन के अंदर अगर आप देखोगे तो जो जिंक है उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। और जो कॉपर है उसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो मतलब ये क्या एक है? रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन आपने +1 में स्टडी की है कि कौन सी रिएक्शन होगी? दोज रिएक्शन इन विच बोथ द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, मतलब साथ साथ होती है। तो इस रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर जब ये रिएक्शन कंप्लीट होती है या रिएक्शन प्रोसीड करती है तो उस टाइम कुछ एनर्जी यानी जो केमिकल एनर्जी है वो क्या होगी? रिलीज होगी। और इसी केमिकल एनर्जी को हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए एक डिवाइस का यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलो, चाहे उसको वोल्टेक सेल बोलो और चाहे उसको बोलो गैल्वेनिक सेल। समझ में आया? ठीक है। इसका काम क्या है? ये क्या करेगा? जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा किस में? नहीं, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा किस में? ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। समझ में आया? एक और डिवाइस होता है, ठीक है, जो क्या करता है इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देगा? केमिकल एनर्जी में। उस डिवाइस को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। समझ में आया? ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम जो टॉपिक स्टडी करेंगे उनमें जो अपने को दिया है वो है एक तो इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या दिया है? ठीक है। सेकंड वन जो अपने को स्टडी करना है वो करनी है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। क्या? कंडक्टेंस, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर जो हम स्टडी करेंगे वो करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। समझ में आई बात? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और काफ़ी जो लॉज हैं जो इनसे रिलेटेड हैं उनकी भी हम स्टडी करेंगे। और इसके अलावा जो बैटरी वगैरह दी अपने को, सेल दे रखे हैं, उनकी भी यहाँ पे हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए किसके बारे में? इलेक्ट्रोलाइसिस। और उससे पहले हमें पता होना चाहिए किसके बारे में? इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में, ठीक है। हम पूरा बेसिक से इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कि जो
ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, ठीक है, ये बातें बाद में क्लियर होगी जब आपका बेसिक क्लियर होता है, क्योंकि +2 में जो बुक बनी होती है ना वो +1 के बेस पे बनी होती है, ठीक है, और वो ये सोच के चलता है कि इन्होंने ये बेसिक क्लियर किया होगा, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट, आपने पढ़ा होगा क्या, दो सब्सटेंस विच अंडरगो डिसोसिएशन व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू देम, ठीक है, मतलब इस वर्ड से ही क्लियर हो रहा है, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी हो रही है ना, इलेक्ट्रो वर्ड क्या बताता है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, और लाइट का मतलब लाइसिस, मतलब जिस सब्सटेंस में से जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो वो सब्सटेंस क्या हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो सब्सटेंस क्या करे, अंडरगो डिसोसिएशन, ठीक है, क्या होगा उसका, डिसोसिएशन होगा व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू इट, ठीक है, जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास होती है, ठीक है, समझ में आई इतनी बात। इसके बाद हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट्स के टाइप, कितने टाइप्स के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है। तो हमें दे रखे हैं 2 टाइप्स के, ठीक है, एक तो होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, और एक होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो जितने भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना, उनके अंदर क्या मिलेंगे आपको, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, ठीक है, जितने भी स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं या उनके साल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के, यानी आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलोगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होगा जो कंप्लीटली आयंस के अंदर क्या हो जाए, डिसोसिएट हो जाए, जब उसमें से क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी पास की जाए, ठीक है, मतलब जिनका क्या हो जाए, 100% डिसोसिएशन हो जाए, ठीक है, तो वो होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो एसिड के अंदर जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, हमें पता है, जैसे इनके बारे में आप सभी जानते हो, ठीक है, मिनरल एसिड, ठीक है, और इसी तरह स्ट्रॉन्ग बेस, इनके बारे में भी आप अच्छी तरह जानते हो, ठीक है, या साल्ट जो इनके हैं हमें पता है, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड, यानी जो भी इनकी रिएक्शन से अपने को मिलेंगे, समझ में आई बात। और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ये भी 3 कैटेगरी के अंदर ही आ जाएंगे ना, ठीक है, जितने भी वीक एसिड है, वीक बेसिस है, ठीक है, और जो साल्ट है इनके वीक एसिड और वीक बेसिस के, ठीक है। तो वीक एसिड में आपको पता है, जैसे एसिटिक एसिड दिए, ठीक है, कार्बोनिक एसिड दिए, इस तरह कई एसिड अपने को दिए। बेसिस के अंदर जैसे अपने को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दिए, ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड दिए, ठीक है, और इसी तरह इनके या बेस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी दिए, ठीक है। साल्ट जैसे आप यहाँ पे अमोनियम एसीटेट ले लो, ठीक है, इस तरह जो भी इनके साल्ट मिलेंगे ना, वो इस कैटेगरी के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, समझ में आया, ठीक है। अमोनियम कार्बोनेट हो गया, क्लियर है, ठीक है, तो ये बेसिक क्लियर हो गया। उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, इसी को ही हम एक तरह से ये सेम ही डेफिनेशन बनती है। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होगा, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस मीन्स क्लीवेज, द प्रोसेस, वो प्रोसेस जिसमें आप क्या करोगे, कोई भी जो सब्सटेंस है उसके एक्वस सॉल्यूशन या उसकी मोल्टन स्टेट में जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो क्या होता है, वो जो सब्सटेंस है उसका क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन हो जाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रोलाइसिस करते किस में है, हम इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर करेंगे, ठीक है, चाहे टैंक बोलो चाहे उसको सेल बोलो, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस की जाती है, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट जो टॉपिक है वो किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रोलाइसिस से, समझ में आया। और हम देख रहे हैं कि जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो कोई भी जो सब्सटेंस है उसका क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, किसके अंदर, आयंस के अंदर।
तो आयंस की यहाँ पे क्या होगी, आयंस के कारण ही क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा। समझ में आया बात? ठीक है, तो करंट जो पास होगा वो किसके थ्रू होगा, आयंस की मूवमेंट के कारण। ठीक है, और साथ में इलेक्ट्रॉन्स की भी मूवमेंट होती है। क्लियर है ये? ठीक है, तो अब देखो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि इलेक्ट्रोलाइसिस को एक्सप्लेन करना है या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक्सप्लेन करो, तो उसको हम किस तरह करेंगे, उसकी कंस्ट्रक्शन, ठीक है, उसका डायग्राम और उसकी जो प्रोसेस और उसके अंदर आने वाले जितने भी चेंजेस हैं उन सभी की हमें स्टडी करनी है। तो उससे पहले हमें एक टॉपिक और पता होना चाहिए, क्या, इलेक्ट्रोड का। ठीक है, हो सकता है आपने +1 में ना पढ़ा हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड क्या होती है? ठीक है, तो इलेक्ट्रोड आपने पढ़ी होगी कि कोई ये मेटल या नॉन मेटल की क्या होती है, रोड होती है। क्या होती है, मेटल या नॉन मेटल, ठीक है, की क्या होगी, रोड होगी, जो क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करती है। समझ में आई बात? तो ये जो इलेक्ट्रोड होती है ये कितने टाइप की होती है, ये अपने को कितने टाइप की दी है, 2 टाइप की। ठीक है, समझ में आई बात? तो इसमें एक तो होती है एक्टिव इलेक्ट्रोड, ये बुक में नहीं मिलेंगे टॉपिक, समझने पड़ते हैं। ठीक है, और एक आप मान सकते हो इनएक्टिव या इनर्ट इलेक्ट्रोड, पढ़ा होगा कभी इनर्ट इलेक्ट्रोड। ठीक है, एक्टिव इलेक्ट्रोड कौन सी होगी, जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो, ठीक है, तो वो खुद क्या है, केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है। जब इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं ना, तो वो इलेक्ट्रोड भी खुद रिएक्ट कर रही है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिव इलेक्ट्रोड। समझ में आया? जितने भी मेटल की जो अपने को रोड्स दे रखी है, जैसे आप या एल्यूमिनियम की ले लो, जिंक की ले लो, किसी की भी ले लो जो रिएक्ट करे, कॉपर की होगी। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड खुद रिएक्शन करेगी जब इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस हम करवाते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोड वो होगी जो केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगी। समझ में आई बात? वो ओनली क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन के सोर्स और सिंक का काम करेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के लिए एक पाथवे प्रोवाइड करेगी। समझ में आया? ठीक है, जैसे हमें अब दे रखा है प्लेटिनम है, गोल्ड है, सिल्वर, जो इनर्ट मेटल होते हैं। ठीक है, वो होती है इनर्ट इलेक्ट्रोड। क्लियर हो गया? कोई डाउट है इसमें? अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर क्या कुछ होता है। फिर हम इलेक्ट्रोलाइसिस की स्टडी करेंगे और फिर उसके बाद में इससे रिलेटेड लॉज पढ़ेंगे, कौन कौन से लॉज हैं जो इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए दिए गए। तो देखो इलेक्ट्रोलाइसिस की ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है उसमें क्या कुछ होता है। ठीक है, लिखूंगा नहीं, समझाऊंगा सीधा आपको। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर क्या होता है, एक ग्लास वेसल्स होता है। ठीक है, ये क्या दे रखा है अपने को, एक ग्लास वेसल दे रखा है। ठीक है, क्योंकि बाकी तो रिएक्ट कर जाएंगे। ठीक है, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, तो इस ग्लास वेसल के अंदर जिसका हमें इलेक्ट्रोलाइसिस करना होता है, उस सब्सटेंस को हम एक्वस या मोल्टन स्टेट के अंदर इसके अंदर लेंगे। ठीक है, समझ में आई बात? ये क्या है, कोई जो सब्सटेंस है जो अपने को क्या दे रखा है, मोल्टन स्टेट के अंदर, या हम कह सकते हैं इसका क्या दिया हुआ है अपने को, एक्वस सॉल्यूशन दे रखा है। ठीक है, समझना है ताकि एग्जाम के अंदर खुद का बना के लिख सको, रटना नहीं है। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि इस ग्लास वेसल जिसके अंदर मोल्टन स्टेट के अंदर कोई आपने सब्सटेंस ले रखा है या एक्वस फॉर्म में ले रखा है, उसके अंदर क्या करेंगे, हम 2 मेटल की इलेक्ट्रोड रखते हैं, डिप करके छोड़ेंगे इसमें। ये हमने 2 मेटल रोड रख दी या 2 इलेक्ट्रोड रख दी। समझ में आई बात? और इन इलेक्ट्रोड को हम क्या करेंगे, एक्सटर्नली किसी इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, डीसी का यूज़ करते हैं, बैटरी का। ये कौन सा टर्मिनल है, नेगेटिव, और ये ठीक है, ये कह रहा है कि
ये तो हो गई इसकी कंस्ट्रक्शन, ये बन गई क्या, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की कंस्ट्रक्शन समझ में आई कि सबसे पहले एक ग्लास वेसल लेंगे, फिर उसके अंदर कोई जो सब्सटेंस है उसका एक्वस या मोल्टन स्टेट के अंदर सॉल्यूशन रखेंगे, फिर उसके अंदर मेटल की रोड को डिप किया जाता है और फिर मेटल रोड को एक्सटर्नली इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स से कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद चलती है इसमें क्या, प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस, किस तरह ये वर्किंग करती है। ठीक है, अगर आप इसकी वर्किंग देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स की, तो इसने बताया इसकी जो वर्किंग है वो किसके ऊपर बेस्ड है, आयनाइजेशन थ्योरी के ऊपर, जो अपने को क्या दी हुई है, आयनाइजेशन थ्योरी पे बेस्ड है। ठीक है, तो इसके अंदर ये बताया गया है कि मान लो आपने इसमें कोई भी साल्ट ऐड किया, एक को सॉल्यूशन ले रखा है। ठीक है, तो जैसे ही आप कोई इलेक्ट्रोलाइट या आप कोई साल्ट ऐड कर रहे हो, समझ में आई बात, तो जैसे ही वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जाएगा, मैं इसी का एक एग्जांपल से समझा दूं आपको। जैसे आपने सोडियम क्लोराइड ऐड किया, ठीक है, और एक्वस सॉल्यूशन बनाया उसका, तो वो सॉल्यूशन के अंदर जाते ही क्या हो जाएगा, आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। समझ में आई बात, ठीक है, किस में डिसोसिएट हो जाएगा, आयंस में। चलो एक्वस ना लो आप, इसका ना सीधा मोल्टन स्टेट लो। ठीक है, मोल्टन स्टेट में भी क्या है, ये जो आयंस के अंदर है डिसोसिएट हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, क्योंकि अभी वो कंसेप्ट आपने पढ़ा नहीं। ठीक है, यहाँ हम कर रहे हैं किसका, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो आपने कोई साल्ट ऐड किया, ठीक है, और साल्ट का आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो। तो आयनाइजेशन थ्योरी क्या कहती है कि जैसे ही कोई इलेक्ट्रोलाइट मोल्टन स्टेट या एक्वस सॉल्यूशन के अंदर होगा तो वो आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। हो गया ना, ठीक है, जैसे डिसोसिएशन हो गया और आपने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की, सप्लाई करते ही क्या होंगे, जो कैटायंस होंगे, क्या है, जो कैटायंस हैं वो किसकी तरफ मूवमेंट करेंगे, वो कैथोड की तरफ जाएंगे। कैटायन किसकी तरफ जाएंगे, कैथोड की तरफ। और एनायंस जो हैं वो किसकी तरफ मूवमेंट करने लगेंगे, एनोड की तरफ जाने लगेंगे। समझ में आई बात, ये क्यों जाने लगेंगे वो हमें साफ दिख रहा है, क्योंकि जो नेगेटिव टर्मिनल जो बैटरी का जिस इलेक्ट्रोड से जुड़ा होता है उसको क्या बोलेंगे, कैथोड बोलेंगे, और जो पॉजिटिव टर्मिनल जो होगा उसको क्या बोलेंगे। तो हमें पता है कि इस सॉल्यूशन के अंदर क्या बन गए, कैटायन और एनायन बन चुके हैं ना। समझ में आई बात, ठीक है। तो जो कैटायन है वो किसकी तरफ जाएंगे, कैथोड की तरफ। क्यों जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। समझ में आया। और एनायन एनोड की तरफ जाएंगे क्योंकि वहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो जैसे ही ये अपनी रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे पहुंचेंगे, कौन, जैसे कैटायन कैथोड पे गया और एनायन एनोड पे गया, तो हमें पता है कि कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे कौन सी प्रोसेस होती है, हमेशा रिडक्शन की प्रोसेस होती है। समझ में आई बात। और एनोड पे कौन सी प्रोसेस होती है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, तो मतलब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो कैटायन है वो कैथोड पे गए, तो कैथोड पे जाते ही वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन करके एक न्यूट्रल स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। कोई चार्ज नहीं रहा ना इस पे। ठीक है, समझ में आया। और एनायन जैसे ही एनोड पे जाएंगे तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का लॉस करके ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, न्यूट्रल स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। समझ में आई बात। तो ये जो प्रोसेस चलेगी जिसमें क्या है, कैटायन और एनायन जो अपनी रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे पहुंचने पे क्या हो जाए, न्यूट्रल स्पीसीज के अंदर कन्वर्ट हो जाए, उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी चेंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समझ में आया। कोई डाउट है किसी को। ठीक है, इस प्रोसेस को अगर आपने कंप्लीटली लिखना है ना तो आप इस तरह लिखोगे, क्योंकि क्लोरीन कभी एटॉमिक स्टेट में रिलीज नहीं होती। समझ में आ गया। ठीक है,
तो ये तो हो गया प्राइमरी चेंज जब वो न्यूट्रल स्पीसीज में कन्वर्ट हुए। बट जो प्रोडक्ट अपने को मिल रहे हैं, क्या मिल रहा है, कैथोड पे सोडियम और एनोड पे क्लोरीन गैस रिलीज हो रही है ना। एनोड पे कौन सी गैस रिलीज हो रही है, यहाँ पे क्लोरीन। तो ये जो प्रोडक्ट मिलते हैं ना, जो प्रोडक्ट अपने को मिलेंगे उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी चेंज बोलेंगे। तो ये था इलेक्ट्रोलाइसिस। कोई प्रॉब्लम आई? सिंपल है ना। फिर यहाँ पे इसने बताया है कि प्रॉब्लम तब आती है जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो, ठीक है, तो क्या एक से ज़्यादा आपको कैटायन और एनायन मिले। समझ में आई बात? मान लो यही प्रोसेस मैं करवाता किसके लिए, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड के लिए, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन का करवाता, तो उस टाइम हमें पता है कि क्या पॉसिबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हमें पता है कि जैसे ही सोडियम क्लोराइड का हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो हमें पता है कि सोडियम और क्लोरीन ये दो अपने को एनायन मिलेंगे, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ठीक है। और इसी तरह जब वाटर उसके अंदर प्रेजेंट है तो उसका भी क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, उसका भी आयनाइजेशन होगा, तो हमें H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलेंगे। समझ में आया? ठीक है। तो इस कंडीशन में हमें क्या प्रोडक्ट मिलेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, डिस्चार्ज पोटेंशियल पे। किस पे डिपेंड करेगा, डिस्चार्ज पोटेंशियल, ठीक है। जिस एलिमेंट का डिस्चार्ज पोटेंशियल लो होगा वो ही हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए जब आप सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसने बताया है कि जो एनोड पे कौन जाएगा भाई, एनोड पे जाएगी क्लोरीन। क्यों? क्योंकि उसका क्या होता है, डिस्चार्ज पोटेंशियल हाइड्रोक्साइड आयन की कंपेयर में क्या होता है, लो होता है। तो इसलिए क्लोरीन का क्या होगा, एनोड पे जाते ही क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ठीक है, यानी क्लोरीन गैस रिलीज हो जाएगी। इसी तरह कैथोड पे इन दोनों में से कौन जाएगा, तो हमें पता है कि सोडियम और हाइड्रोजन में से अगर आप देखो तो हाइड्रोजन का जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है वो क्या होता है, लो होता है। तो इसलिए जो हाइड्रोजन है वो क्या करेगा, जो उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए उसको गेन करके हाइड्रोजन गैस कैथोड पे मिलेगी। समझ में आया? और बाकी क्या बचे, सोडियम और OH नेगेटिव, ये दोनों आपस में जुड़ के क्या देंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड एज ए बाई प्रोडक्ट देंगे, ठीक है। या तो आप डिस्चार्ज पोटेंशियल के बेस पे बताओ, या आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर देखो। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो आपने +1 में पढ़ी है, ठीक है, रिडक्शन किसका होता है, ऑक्सीडेशन किसका होता है, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा कि कोई भी एलिमेंट जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा नेगेटिव होता है ना, उतनी ही जल्दी उसका ऑक्सीडेशन होता है, उतनी ही जल्दी वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, ठीक है। और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा वो क्या करेगा, उतनी ही जल्दी क्या करेगा, क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। समझ में आ गई बात? उल्टी बात होती है इसमें, ठीक है, कर लोगे। तो अब देखो ये हो गया इस पे। इसके अलावा इसने बताया है कि ये जो आयंस रिलीज होते हैं ना, ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, जो इलेक्ट्रोड आपने यूज़ की है, यानी किस मेटल की इलेक्ट्रोड यूज़ की है उस इलेक्ट्रोड की नेचर पे भी डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोड की नेचर। एक तो आपने देख लिया कौन सा, डिस्चार्ज पोटेंशियल, और दूसरा क्या होगा, उस इलेक्ट्रोड की नेचर पे डिपेंड करेगा कि वो इलेक्ट्रोड जो है वो एक्टिव इलेक्ट्रोड है या इनर्ट इलेक्ट्रोड है। समझ में आ गया? कोई डाउट किसी को? ठीक है। तो ये हो गया अपना इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसमें आपने यही देखा कि आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई की, ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन हुई। यही हमने स्टडी किया था
कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी के अंदर। कोई डाउट है इसमें कोई? अब यहाँ पे हम कुछ एक एग्जाम्पल करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड, ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ें फिक्स हो जाए। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम करेंगे, ये सोडियम क्लोराइड के तो दोनों ही हो गए ना। अगर यहाँ पे आपको दिया हो लेड ब्रोमाइड, क्या दिया हो, ठीक है, क्योंकि इन क्वेश्चनों के चांसेस है आने के। एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ लेड ब्रोमाइड, ऐसे आ गया। ठीक है, तो हमें पता है कि लेड जब टूटेगा तो ब्रोमीन अलग हो जाएगी और लेड अलग हो जाएगा। तो हमें पता है 2 ब्रोमीन पे माइनस होता है, तो इस पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। समझ में आया? अब इसमें कोई एक्वस वगैरह कुछ नहीं दिए, 2 ही है, एक केटाइन और एक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हमें पता है केटाइन कहाँ पे जाएगा, कैथोड पे, और एनाइन कहाँ पे जाएगा, एनोड पे। तो आप सीधा लिखोगे कि रिएक्शन एट कैथोड। कैथोड पे क्या होता है, क्या होता है भाई, कैथोड पे केटाइन जाएगा, केटाइन जाएगा तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन लेगा ना जाके, तो जितने इस पे चार्ज है ना उतने ही इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। सिंपल है, 2 पॉजिटिव है तो 2 ही इलेक्ट्रॉन लेगा और जाके न्यूट्रल स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम यही आपसे कह दे कि रिएक्शन एट एनोड, कर दोगे? ठीक है, एनोड पे कौन जाएगा, एनाइन जाएगा। ठीक है, और वहाँ पे जाके क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। समझ में आई बात? अगर आपसे पूछे ओवरऑल रिएक्शन, सारी बातें सीखनी है आपने। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, जितने लॉस किए उतने ही गेन किए, तो इनको सेम साइड में उनको ऐड कर दो, अपोजिट साइड में उनको कैंसिल कर दो। ठीक है, तो हमें पता है इस साइड है रिएक्टेंट साइड 2 इलेक्ट्रॉन और इधर प्रोडक्ट साइड है, हुए, बाकी को ऐड कर दो। क्या दिए, ठीक है, और यहाँ समझ में आया, और इससे क्या मिला अपने को, प्लस, तो ये होगी ओवरऑल रिएक्शन। समझ में आ गया? ठीक है, अगर यहाँ पे आपको दे दे कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिड्यूलेटेड वाटर, मैं वो टॉपिक करवा रहा हूं जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं। सीधा वाटर जो होता है ना, उसमें इतनी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होता, उसमें इतनी स्पीडली इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस नहीं होती, बट उसमें थोड़ा सा हम एसिड ऐड कर दें, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दिया, ठीक है, तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, आयंस में डिसोसिएट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की जो कंडक्शन होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बताया कि आपने जो वाटर लिया है वो किस में टूटेगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, मतलब एसिड्यूलेटेड वाटर में हमने क्या किया, ये मिक्सचर लिया। समझ में आई बात? तो यहाँ पे अपने को सल्फ्यूरिक एसिड दिए, वो भी डिसोसिएट होगा किसमें, 2H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। समझ में आया? ठीक है, तो आप देखोगे कि इसमें 2 तो केटाइन, केटाइन तो एक ही है, हाइड्रोजन है, तो हमें पता है रिएक्शन जो होगी कहाँ पे, कैथोड पे, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्यों नहीं है प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ H पॉजिटिव है जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और हमें पता है श्योरली कैथोड पे हाइड्रोजन गैस निकलेगी। समझ में आएगी बात? क्योंकि केटाइन तो एक ही टाइप के है ना। अब बात आती है एनाइन की, इन दोनों की। ठीक है, तो इन दोनों में से कौन जाके एनोड पे रिलीज होगा, ठीक है, तो उसका हमें कैसे पता चलेगा, वो हमें पता चलेगा इनके डिस्चार्ज पोटेंशियल से। किससे? तो यहाँ पे इसने बताया है कि जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है हाइड्रोक्साइड का, वो सल्फेट की कंपेयर में बहुत कम होता है। ठीक है, समझ में आई बात? या अगर आपसे पूछे तो जो रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज़्यादा पॉजिटिव होगा इन दोनों में से, रिडक्शन पोटेंशियल जिसका जितना ज़्यादा पॉजिटिव होता है ना, ठीक है, उसका उतनी ही जल्दी क्या होता है, रिडक्शन होता है। समझ में आई बात? तो इसका सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होता है,
ठीक है, इन दोनों की कंपेयर में अगर हम करें तो इसका मतलब हाइड्रोक्साइड आयन जाएगा कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे जाएगा भाई, एनोड पे। जब ये एनोड पे जाएगा तो हमें पता है इनसे क्या चीजें मिल सकती है अपने को, H2O मिल सकता है ना, ठीक है। और क्या मिल सकती है, देखो यहाँ पे मैंने 4OH ले लिए तो इससे क्या मिल गए 2H2O, एक ऑक्सीजन और कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज, ठीक है, समझ गए। तो ये जो इसने 4 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा, हाइड्रोजन। तो कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं, 2, यानी कि थर्ड पे कौन सी गैस निकलेगी और एनोड पे ऑक्सीजन निकलेगी। समझ में आ गया, कोई डाउट किसी को। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन और बचती है जो अपने को कॉपर सल्फेट की दी हुई है, ठीक है। कॉपर सल्फेट का एक तो आपको सीधा सॉल्यूशन दिया है और एक आपको इनर्ट इलेक्ट्रोड के अंदर दे रखा है और एक कॉपर इलेक्ट्रोड के अंदर दे रखा है, क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं, कंफ्यूजन होता है इसमें, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोलाइसिस हम कर रहे हैं किसका, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, समझ में आई बात, ठीक है। किस में कर रहे हैं, वाटर के अंदर। तो क्या मिलेगा हमें पता है, एक्वस और सल्फेट 2 नेगेटिव। तो हमें पता है कि कॉपर तो हमें क्लियर ही है, जबकि वाटर में ये भी रिलीज हो रहे हैं H पॉजिटिव और OH नेगेटिव रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। इन दोनों का तो हमें पता ही है भैया, एनोड पे तो इन दोनों में से कौन सा जाएगा, वही है, सेम ही। प्रॉब्लम कहाँ आ गई इन दोनों में कि हाइड्रोजन गैस निकलेगी, यानी कॉपर आयन कैथोड पे जाएगा या हाइड्रोजन आयन जाएगा। तो आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी है जिसमें देखा है कि हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0। और जबकि कॉपर का 0.34 पॉजिटिव पड़ा है ना, समझ में आई बात। तो हम क्या लिखेंगे कि जो रिएक्शन होगी कहां पे, रिएक्शन एट कैथोड। कैथोड पे कौन सा जाना चाहिए आपके आइडिया से, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है ना, रिडक्शन। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल आप ध्यान में रखो, ये कंसेप्ट है, मैं साथ के साथ आपको छोटे छोटे कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूं कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जो होगा नेगेटिव होगा उसका ऑक्सीडेशन जल्दी होता है, ठीक है। और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है, उसका रिडक्शन जल्दी होगा। मेन कंसेप्ट है। तो हमें पता है पॉजिटिव किसका है भाई, कॉपर का है, समझ में आ गई बात। तो कॉपर जाएगा कहां पे, कैथोड पे, ठीक है। तो कॉपर कैथोड पे जाके इलेक्ट्रॉन गेन करके न्यूट्रल स्पीसीज में कन्वर्ट, ठीक है। और उसका हमें पता है कि क्या होगा भाई, हमें पता है उन दोनों में से तो हाइड्रोक्साइड आयन को ही जाना है, ठीक है। उसका क्या बनेगा, ठीक है, तो हमें पता है ये बनेगा, क्लियर है। अब यही अगर कह दे कि यहाँ पे अभी हमने क्या है, अदर इलेक्ट्रोड यूज किया या इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज किए, तब ये रिएक्शन हो रही है, ठीक है। आगे ये कह दे कि अगर यही हम कॉपर इलेक्ट्रोड का यूज करके इस रिएक्शन को करवाते हैं, समझ में आई बात, ठीक है। कॉपर इलेक्ट्रोड का यूज करके ही हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का क्या किया, इलेक्ट्रोलाइसिस किया, ठीक है। तो क्या मिला, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, जब कॉपर की इलेक्ट्रोड होगी ना तो वो क्या एक्टिव इलेक्ट्रोड है, वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट खुद करेगी, ठीक है। तो उसी का ही क्या होगा, रिएक्शन एट कैथोड क्या होगा भाई, कॉपर ही जाएगी, ठीक है। और रिएक्शन एट एनोड, एनोड पे क्या होगा,
देखो देखो अभी क्या होगा। तो इसमें देखो जो कॉपर है ना उसी का ही क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि हमने क्या की है, कॉपर की इलेक्ट्रोड यूज़ की है। तो क्या होगा, ये जो कॉपर है ये क्या करेगा, एनोड पे जाके इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, लॉस करेगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो इसी का ही क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। क्लियर हो गया? तो ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ये पढ़ के चले गए और ये ना पढ़ा तो आपने तो ये कर दिया ना, तो एग्जाम में गलत हो जाएगा। तो बस ये ध्यान रखनी है, अगर आपने कॉपर की ही इलेक्ट्रोड यूज़ की है और उसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो, यहाँ एक्वस सॉल्यूशन ये है ये, ठीक है, क्या ये एक्वस सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है। समझ में आई बात? ठीक है, तो इस तरह ये आपने इलेक्ट्रोलाइसिस के जो कुछ प्रोसेस है उनकी प्रैक्टिस करके देखनी है। ठीक है, तो इसके बाद में जो अपने को दे रखी है वो दे रखी है क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल। अभी नहीं करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल, हम लास्ट में करेंगे। कुछ एक जो बेसिक है ना, क्योंकि उसके बाद हम सेल पढ़ेंगे, सेल उससे रिलेटेड है। ठीक है, अभी हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ठीक है, वैसे अगर आपसे पूछा जाए तो जो कंडक्टर होते हैं वो क्या होते हैं? कंडक्टर किसको बोलेंगे? बस वाले को, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे। ठीक है, यानी कोई सब्सटेंस जो खुद में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे उसको क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, और कंडक्टर कितने टाइप के होते हैं? कंडक्टर 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं मेटालिक कंडक्टर, कौन से होंगे? ठीक है, और एक जो होते हैं वो कौन से होते हैं? नॉन मेटालिक। नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। कौन से? ठीक है, तो ये तो दोनों सेम है, इलेक्ट्रॉनिक नहीं होते, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। समझ गए? इलेक्ट्रॉनिक का तो मतलब इलेक्ट्रॉन से संबंध है ना, रिलेशन, यानी जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्शन होता है वो किसके कारण हो? इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के कारण हो। और जिसमें सब्सटेंस जो है जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो ना उसका कोई डिसोसिएशन होगा, कोई लाइसिस नहीं होगा उसका। करंट पास करते हैं, कभी आपने देखा है कि वायर में से करंट पास हुआ और वायर टूट गई, टुकड़े टुकड़े हो गए? नहीं होते ना। ठीक है, तो वो कौन से कंडक्टर है? इलेक्ट्रॉनिक या मेटालिक कंडक्टर बोलते हैं उसको। समझ में आ गया? ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की। ये कंडक्टर कौन से होते हैं? जब जिस सब्सटेंस में से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो वो सब्सटेंस क्या हो जाए? डिसोसिएट हो जाए। क्या हो जाए? डिसोसिएट। ठीक है, जब वो डिसोसिएट हो जाएगा तो इसका मतलब उस टाइप के जो कंडक्टर होंगे वो कौन से होंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक। वो होंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। समझ में आ गया? यानी इस टाइप के जो कंडक्टर होते हैं उनमें आयंस की क्या होगी? मूवमेंट होगी, और आयंस की मूवमेंट के कारण ही इलेक्ट्रिसिटी का क्या होगा? कंडक्शन होगा। समझ में आ गया? कोई डाउट? ठीक है, उसके बाद जो अपने को दिया इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के अंदर, वो हमने इलेक्ट्रोलाइट वगैरह पढ़ लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो गुड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होते हैं, क्योंकि उनमें से जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो क्या है? 100% डिसोसिएट हुए होते हैं आयंस में, तो वो क्या है? इलेक्ट्रिसिटी को फुल पास करेंगे। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में इलेक्ट्रिसिटी का फुल कंडक्शन नहीं होता। समझ में आ गया? उसके बाद जो इसने बताया कि कौन से जो फैक्टर्स हैं जिस पे क्या इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंडक्शन है ये डिपेंड करती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। जो फर्स्ट फैक्टर अपने को दिया है वो दिया है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्या है? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, हमें पता है कि अगर आप इलेक्ट्रोलाइट देखो तो जो अभी हमने पढ़ लिया कि इलेक्ट्रोलाइट कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा।
ठीक है। तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी फुल पास होगी, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो वीकली आयनाइज होते हैं, तो उनमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन क्या होगा, कम होगा, लो होगा। समझ में आ गया? सेकंड जो अपने को फैक्टर दिया है वो क्या है, नेचर ऑफ सोलवेंट। क्या दिया है, ठीक है। सोलवेंट की नेचर पे भी ये डिपेंड करता है, क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर आपको क्या दिया है, पोलर सोलवेंट दिया हुआ है, ठीक है, अगर आप पोलर सोलवेंट का यूज़ कर रहे हो तो उससे क्या होगा, उससे आयनाइजेशन जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, और जितने ज़्यादा आयनाइजेशन होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस भी इंक्रीज होगी। समझ में आई बात? ठीक है, कोई डाउट? थर्ड वन जो अपने को दिया है वो किसके बारे में दिया है, कंसंट्रेशन के बारे में, ठीक है। किसके बारे में, कंसंट्रेशन, ठीक है। तो हमें पता है कि जैसे ही हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो उससे क्या होंगे, जो आयंस हैं वो क्या हो जाएंगे, उनमें क्या एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक आ जाएंगे, ठीक है। आयंस एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक आ जाएंगे तो उससे क्या होगी, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, वो बढ़ेगी, ठीक है। उनके बीच में क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी, तो स्पेस क्या है, कम हो जाएगा, ठीक है। जब स्पेस कम हो जाएगा तो आयंस को मूवमेंट जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब आयंस की मूवमेंट जब डिक्रीज हो जाएगी तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंडक्टेंस है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। समझ में आ गया? ठीक है। तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, अगर आप उसको जितना ज़्यादा डाइल्यूट करोगे तो उसकी कंडक्टेंस क्या उतनी ज़्यादा इंक्रीज होगी। समझ में आ गया कि डाइल्यूशन के साथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस इंक्रीज होती है, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में तो वैसे ही वो पार्शियली आयनाइज होता है, उसमें आयंस भी कम बढ़ते हैं, तो उसमें इतना ज़्यादा इफेक्ट देखने को अपने को नहीं मिलेगा। समझ में आया? और फोर्थ फैक्टर कौन सा दिया है, टेम्परेचर, ठीक है। तो जैसे आप टेम्परेचर को क्या करते हो, इंक्रीज करते हो, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा भाई, उससे जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि आयंस की मूवमेंट इंक्रीज होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, डिसोसिएशन बढ़ेगा, आयंस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो उससे क्या है, जो कंडक्टेंस है वो भी बढ़ेगी। समझ में आ गया इतना? ठीक है। तो इसके बाद जो हम स्टडी कर रहे हैं, जो अभी हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया था उसी को ही आगे करेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस में आपने अभी देखा था, ये थोड़ा सा ज़रूरी था, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस में अभी आपने देखा कि जैसे हमने कोई एग्जांपल ले लिया, यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलाइसिस के लॉज पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को जैसे हमने पढ़ा था, सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे थे, तो सोडियम और क्लोरीन मिल रहे हैं ना, तो ये कहाँ पे जा रहे हैं, कैथोड पे जा रहे हैं, और ये एनोड पे जा रहे हैं। कैथोड एनोड पे जाके ये वहीं पे डिपॉजिट या रिलीज हो रहे हैं ना। कैथोड पे गया वो कैथोड पे रहेगा, एनोड पे गया वो एनोड पे रहेगा। अब वो होगा कितना का, ठीक है, उसकी अमाउंट कितनी की होगी, ये स्टडी की थी किसने, माइकल फेराडेज ने। किसने स्टडी की थी, ठीक है। तो उसने अपने लॉज दिए जिसको हम क्या बोलते हैं, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। समझ में आया? तो इसने अपने 2 लॉज दिए थे, ठीक है। कौन कौन से, एक तो फर्स्ट फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, और सेकंड वन जो है वो क्या दिया था, सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। समझ में आया? तो हम फर्स्टली स्टडी करेंगे क्या, फर्स्ट लॉ, फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या कहता है कि जब भी आप किसी भी सब्सटेंस का जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो, तो जब इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान क्या होगा कि जो सब्सटेंस किसी भी इलेक्ट्रोड पे जो डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है, उसका जो वेट होता है ना,
वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि जितनी अमाउंट में उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की जा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये लॉ अपने को बताता है कि वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट एट इलेक्ट्रोड is directly proportional to amount of electricity pass through it। समझ में आया? इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो तो जब इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान जो सब्सटेंस का वेट कोई भी एनोड या कैथोड पे डिपॉजिट होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितनी अमाउंट में क्या है इलेक्ट्रिसिटी पास की जा रही है। समझ में आ गया? ये है फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। W क्या है, जो वेट है सब्सटेंस का जो डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, और Q क्या है, इलेक्ट्रिसिटी यानी जो चार्ज अपने को दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आ गई? तो प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट Z लगेगा। ठीक है, और इस Z को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या बोलेंगे ये? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल ही करेंगे हम बाद में। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी I किसके इक्वल होती है, ठीक है, तो Q की वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हो, I इंटू टी कर सकते हो ना। तो इस फार्मूले को अगर आप रीअरेंज करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, W किसके इक्वल, Z I T। और अगर आपसे Z की डेफिनेशन पूछ ले तो बता दोगे कि Z किसके इक्वल होगा, Z होगा किसके इक्वल, W के इक्वल। कब होगा, जब ये कह रहा है कि आपने करंट 1 एम्पियर पास किया कितने टाइम के लिए, 1 सेकंड के लिए, तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के इक्वल होगा। तो इसकी डेफिनेशन इसी फार्मूले से बनाएंगे हम। देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होगा कि अमाउंट ऑफ substance deposit when 1 ampere current is passed for 1 second। समझ में आया? याद नहीं करनी पड़ेगी कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट व्हेन 1 एम्पियर करंट इज पास फॉर 1 सेकेंड। क्लियर हो गया? हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट अपने को दिया है वो क्या दिया है, फेराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो फेराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में देखो क्या दिया ये, ठीक है, ये अपने को 2 सेल दे रखी है और दोनों क्या है, सीरीज के अंदर कनेक्टेड। समझ में आई बात? ठीक है, ये कह रहा है कि जब आपको 2 डिफरेंट सेल दे रखी है और उनमें क्या है, सेम क्वांटिटी में आप इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रहे हो, पास कर रहे हो। समझ में आई बात? ठीक है, जब सेम अमाउंट में आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो उसके इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए, तो जो अमाउंट इन इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, उन सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट पे डिपेंड करेगी। समझ में आ गई बात? सेकंड लॉ क्या कहता है कि
when same quantity of electricity is passed through the solution of different electrolyte connected in series, the amount of substance liberated at different electrode लिखो या इलेक्ट्रोड लिखो, ठीक है, electrodes is directly proportional to their equivalent weight। क्लियर हुआ? यह है क्या? सेकंड लॉ ऑफ फेराडे, सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने सिल्वर नाइट्रेट ले रखा है, ठीक है, और यहाँ आपने कॉपर सल्फेट ले रखा है, दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट ले रखे हैं ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो वेट होगा किसका, सिल्वर, ठीक है, जो डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है, बाई जो आपको क्या दे रखा है, वेट ऑफ कॉपर जो डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, उनके इक्विवेलेंट वेट के। ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट? ठीक है, कर लोगे? तो आपने पीछे फेराडेज जो फर्स्ट लॉ पढ़ा था, ठीक है, उसके अंदर क्या पढ़ा था, अगर उसकी टर्म में इसको निकालें हम, तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो वेट डिपॉजिट होता है वो किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है। तो इस केस में अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट निकाल रहे हो तो वो क्या होगा, W/Q, यही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि इसके अंदर वेट की जगह अगर आप क्या लिख लो, इक्विवेलेंट वेट, और जो चार्ज यहाँ पे इसने बताया है कि अगर आप कोई भी जो सब्सटेंस जो डिपॉजिट हो रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान, ठीक है, तो उसमें जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन जब डिपॉजिट होते हैं ना, तो उसके लिए कितने कॉलम्स इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, 96,500 कॉलम्स। ये मैं बताऊँ अभी किस तरह आया 96,500। ठीक है, तो ये अपने को फार्मूला दिए है, अभी मैंने ये फार्मूला ड्रॉ किए है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जेड किसके इक्वल आ गया, इसका मतलब इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96,500। समझ में आई बात? कोई डाउट? तो ये अपने पास एक फार्मूला बन गया इसका। ठीक है, अगर इसको और अरेंज करो, अगर आपको निकालना है क्या, इक्विवेलेंट वेट निकालना हो, तो आप क्या करोगे, जेड इंटू 96,500। तो जेड की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, W/Q। ठीक है, और इंटू क्या आ जाएगा, 96,500। ठीक है, तो अपने पास नया फार्मूला बन गया ना, बन गया। क्या बना कि इक्विवेलेंट वेट किसके इक्वल होता है, W/Q इंटू 500 कॉलम। तो ये आपको न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में काम आएगी। ठीक है, अब बात ये करते हैं ये 96,500 आया कहाँ से। ठीक है, तो हमें पता है जब ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होते हैं, ठीक है, तो जिसी कोई भी एलिमेंट्स के ऊपर जितना चार्ज दिए, जैसे मैं सोडियम का ही एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये मैं एक्स्ट्रा आपको समझा रहा हूँ। तो सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बनाएगा, सोडियम बनाएगा ना। तो इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी गेन किया, यहाँ पे 1 मोल इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। समझ में आई बात? ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू, और 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, समझ में आया? तो 1 मोल जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनका जो टोटल चार्ज होता है वो अप्रोक्सीमेट होता है शायद 96,480, 85 या 90 तक बोलते हैं। ठीक है,
तो इनका जो अप्रोक्सीमेट जो है ना, हम इसको लिख के चलते हैं क्या, 96,500 कॉलम। समझ में आ गया? कोई डाउट है किसी को? ठीक है, तो मतलब एक जब सोडियम का आयन डिपॉजिट होता है तो कितने करंट की जरूरत पड़ेगी, 96,500। क्लियर है कि 1 मोल सब्सटेंस अगर डिपॉजिट होता है सोडियम का तो इतने कॉलम से इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ेगी। अगर यहाँ सोडियम के बजाय क्या होता, कैल्शियम होता, ठीक है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता, तो इसका मतलब इसको कितने मोल्स चाहिए, 2 मोल्स। ठीक है, तो 2 मोल्स को के लिए हमें इससे डबल चाहिएगी। तो हम क्या है कि जो 96,500 है उसको किसके इक्वल लेके चलते हैं, 1 फेराडे। ठीक है, तो 2 मोल्स के लिए इलेक्ट्रॉन के लिए 2 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिएगी। समझ में आ गया कंसेप्ट? ठीक है, तो ये हो गए फेराडेज लॉ। ठीक है, इसके बाद जो अपने को दिए हैं, क्या दिए, टर्म्स पढ़ेंगे छोटी छोटी जो आपकी फिजिक्स की है। ठीक है, बस वही लास्ट टॉपिक करेंगे, उसके बाद बाकी कल करें। ठीक है, तो आपको पता है रेसिस्टेंस क्या होता है भाई, फिजिक्स के स्टूडेंट हो बढ़िया, रेसिस्टेंस क्या होता है? ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी जो कंडक्टेंस होती है, कंडक्टर होते हैं, उनमें रेसिस्टेंस तो क्रिएट होता ही है। रेसिस्टेंस को हम R से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर आपको कोई कंडक्टर दिया है और उसके दोनों एंड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस E दिया है और उसमें से I क्या की जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी पास की जा रही है, तो जो रेसिस्टेंस होगा उस सब्सटेंस का वो किसके इक्वल होगा, E/I के। डेफिनेशन तो लिख लोगे, ओम्स लॉ, समझ गए? तो ओम्स लॉ आपने 10th में पढ़ा था और फिर +2 में भी पढ़ लिया। ठीक है, तो ये है, और यूनिट क्या होगी रेसिस्टेंस की, ओम होगी ना, OHM। ठीक है, ओम, या इसको इस तरह से या इसको पर साइमन से रिप्रेजेंट करेंगे। यूनिट याद रखनी है, यूनिट इंपॉर्टेंट है। रेसिस्टेंस के बाद हम क्या पढ़ते हैं, कंडक्टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, कंडक्टेंस जो होती है वो क्या होती है भाई, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, रेसिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्टेंस बोलेंगे। ठीक है, तो हमें पता है कंडक्टेंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, G से। ठीक है, G लगाया करो किसी के पीछे तो अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हो गई क्या, कंडक्टेंस हो गई, और इसकी यूनिट जो होगी वो क्या होगी, पर ओम। उल्टा हो गया ना रेसिस्टेंस, तो यानी उसको हम क्या बोलेंगे, पर ओम। ठीक है, या ऐसे या सीधा साइमन। क्लियर है? उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या दिया हुआ है अपने को, रेसिस्टिविटी। क्या दी हुई है, रेसिस्टिविटी। ठीक है, उसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कोई भी जो सब्सटेंस होगा या कोई कंडक्टर होता है उसका रेसिस्टेंस क्या होता है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। ठीक है, तो यहीं से हम क्या निकालेंगे, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे ना, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो अपने को मिलेगा वो मिलेगा रो, L/A। समझ में आया? ठीक है, कोई डाउट? तो इसका मतलब अगर आपको जो लेंथ है किसी कंडक्टर की वो 1 सेंटीमीटर दी है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया है, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया है, तो जो R और जो रो है ये क्या हो जाएंगे, तो इससे आप इसको डिफाइन कर सकते हो ना कि रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज, क्या बोलोगे, व्हेन लेंथ ऑफ कंडक्टर इज 1 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है,
तो डेफिनेशन लिखनी है, इसमें लिखा है ना कि रेसिस्टिविटी इज डिफाइंड एज रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर हैविंग क्या होगी 1 सेंटीमीटर लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस तरह आपने इसकी डेफिनेशन बनानी है, हो जाएगा? क्लियर हो गया? अब देखो इसके बाद नेक्स्ट टर्म दिया अपने को क्या, कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बोलते हैं उसको, क्या बोलेंगे? इसकी यूनिट नहीं पढ़ी ना हमने, ठीक है। रेसिस्टिविटी की यूनिट देखो, हमें पता है कि ये अपने को फार्मूला दिया था ना, इसकी यूनिट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? रो किसके इक्वल हो गई? R इंटू ए बाई एल। तो हमें पता है R की तो क्या है, ओम है, ये स्क्वायर सेंटीमीटर और ये सीधी सेंटीमीटर, यूनिट मिल जाएगी यहाँ से। तो हमें पता है क्या मिल जाएगी, ओम सेंटीमीटर या ओम मीटर या पर साइमन मीटर या पर साइमन सेंटीमीटर। यूनिट जरूर याद रखनी है, ठीक है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद अपने को दिया है कंडक्टिविटी, ठीक है। कंडक्टिविटी को K से रिप्रेजेंट करेंगे, समझ में आया? तो ये क्या होती है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी को क्या बोलेंगे? कंडक्टिविटी बोलेंगे, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर क्या निकालना है अपने को, कंडक्टिविटी निकालनी है, तो हमें ये रेसिस्टिविटी दी हुई है, ये हमें पता है किसके इक्वल है, R इंटू ए बाई एल। तो सभी को उल्टा कर दो क्योंकि रेसिप्रोकल होगा, तो 1 बाई रो, ठीक है, किसके इक्वल आ जाएगा, 1 बाई R इंटू एल अपॉन ए के इक्वल आ जाएगा। समझ में आई बात? तो हमें पता है ये क्या बन जाएगी भाई, 1 अपॉन रो, इसको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, 1 अपॉन R को हम क्या लिखते हैं, कंडक्टेंस लिखते हैं, ठीक है, और ये आ गया L अपॉन ए। तो यहीं से हम इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं ना कि जब आपको किसी कंडक्टर की लेंथ 1 सेंटीमीटर दी हो और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया हो, ठीक है, तो क्या होगी भाई, हमें पता है जो K है यानी कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी किसके इक्वल हो जाएगी, कंडक्टेंस के। समझ में आया? तो इसी से हम डेफिनेशन लिखेंगे कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज कंडक्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। क्या होगी, एक कंडक्टर की जो कंडक्टेंस व्हेन या हैविंग पाथ लेंथ कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। समझ में आया? ठीक है। इसके अलावा इसकी और भी इसकी रीअरेंजमेंट हो सकती है, पता है, जो K है हमें पता है किसके इक्वल आ गया, G इंटू एल बाई ए, ठीक है। तो L बाई जो A है ना, इसको हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट। क्या बोलेंगे, सेल कांस्टेंट, ठीक है। तो इसकी भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। कई बार एग्जाम में न्यूमेरिकल आता हो तो उसमें कहते हैं कि सेल कांस्टेंट की वैल्यू बताओ, ठीक है, समझ में आया? तो यहीं से हो गया। इसकी एक डेफिनेशन और दी हुई है, क्योंकि जो कंडक्टिविटी होती है ना वो किस पे डिपेंड करेगी, हमें पता है कि क्यूब सेंटीमीटर के अंदर यानी वॉल्यूम के अंदर कोई भी जो आपको इलेक्ट्रोलाइट दिया है उसके कितने वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट है, क्योंकि आयंस के कारण ही तो कंडक्टिविटी होती है। तो यानी हम कह सकते हैं कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है कि नंबर ऑफ आयंस, ठीक है, प्रेजेंट पर क्यूब सेंटीमीटर ऑफ सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर जितने नंबर ऑफ आयंस होंगे वही क्या करते हैं, उसकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या कंडक्टिविटी को डिसाइड करते हैं। क्लियर हो गया? तो इसकी यूनिट बताओ भाई।
यूनिट क्या होगी, यूनिट हमें पता है कंडक्टेंस की क्या होती है, साइमन होगी, क्योंकि ये रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, ठीक है, और पर सेंटीमीटर, ठीक है, या साइमन पर मीटर या पर ओम पर सेंटीमीटर, ठीक है, कर लोगे। यूनिट पूछी गई है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की तो अच्छी तरह करनी है, हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास क्या बचा है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी। बस दो ही फार्मूले लिखने हैं हमें, छोटी छोटी डेफिनेशन है उनकी, कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना कौन सा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे लैम्डा ई क्यू से। क्या होती है भाई इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये कह रहा है कि जो भी आपको कोई सॉल्यूशन दिए है, ठीक है, या कोई भी इलेक्ट्रोलाइट दिए है, ठीक है, उसके अंदर 1 ग्राम इक्विवेलेंट जब कोई भी साल्ट या इलेक्ट्रोलाइट आप डिजोल्व करते हो कोई भी जो सॉल्यूशन के अंदर, तो जितने जो नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस होंगे ना 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट से, तो उन आयंस के कारण जितनी जो कंडक्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिखोगे, क्या लिखोगे कि कंडक्टेंस ऑफ ऑल दी आयंस प्रोड्यूस फ्रॉम 1 ग्राम 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट dissolve in V क्यूब सेंटीमीटर सॉल्यूशन, ठीक है। तो जितने आयंस 1 ग्राम इक्विवेलेंट्स इलेक्ट्रोलाइट से प्रोड्यूस होंगे और उन आयंस की जितनी भी जो कंडक्टेंस होगी उसी कंडक्टेंस को हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है। तो इक्विवेलेंट जो कंडक्टिविटी होगी ये किसका प्रोडक्ट होती है, इसका मतलब जितने जो आयंस हैं वो किसी वॉल्यूम में प्रेजेंट है तो इसका मतलब वो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी से रिलेटेड है। अभी हमने डेफिनेशन देखी ना कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है, जितने नंबर ऑफ आयंस किसी यूनिट वॉल्यूम में होते हैं, तो ये आ गई स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और वॉल्यूम का प्रोडक्ट आ गया। तो अब वॉल्यूम के अंदर अगर आप देखोगे तो हमें क्या देखना है, यहाँ पे कोई भी जो सॉल्यूशन है उसकी हम क्या लेके चलेंगे, यहाँ पे कंसंट्रेशन लेके चलेंगे, और कंसंट्रेशन जो हम लेके चलेंगे वो किस टर्म में लेके चलेंगे, हमें पता है कि पर लीटर के हिसाब से होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन की जो यूनिट हम यूज़ करेंगे वो कौन सी यूनिट होगी, जब ग्राम इक्विवेलेंट की बात आती है तो क्या होती है, नॉर्मलिटी, ठीक है, समझ में आया। तो इसका मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इंटू 1000 बाई नॉर्मलिटी। अब इसकी यूनिट बताओ भाई क्या होगी, अंटे खाने लगे, साइमन स्क्वायर सेंटीमीटर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पर ग्राम इक्विवेलेंट होनी चाहिए, साइमन स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी इसकी जो यूनिट अगर आप देखोगे तो क्या आ जाएगी, साइमन स्क्वायर सेंटीमीटर पर ग्राम इक्विवेलेंट, क्या होगी, ये नहीं थी, साइमन स्क्वायर सेंटीमीटर पर ग्राम इक्विवेलेंट हो, ठीक है। ये तो होगी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद देखो मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है, लास्ट टॉपिक अपना, तो इसी से हम मोलर कंडक्टिविटी निकालेंगे। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, छोटा सा ही डिफरेंस है, ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी भाई, इसने बताया कि आपने जहाँ क्या लिया था, ग्राम इक्विवेलेंट लिया था, वहाँ पे क्या ले लो, 1 मोल, ठीक है, समझ में आया।
तो यानी मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी कि कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयन प्रोड्यूस फ्रॉम 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट डिजोल्व इन V³ सेंटीमीटर सॉल्यूशन। समझ में आया? ठीक है। और यहाँ पे आपने बस कंसंट्रेशन में क्या करना है, जो नॉर्मलिटी दी थी उसकी जगह आप क्या ले लोगे, यहाँ पे मोलरिटी ले लोगे। समझ में आ गया? ठीक है। बस ये अपने पास क्या आ जाएगी, मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी। ठीक है, क्या आ जाएगी, मोलर कंडक्टिविटी। तो किसके इक्वल आ जाएगी, K इंटू यानी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इंटू 1000 बाई मोलरिटी। और यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट होगी साइमन स्क्वायर सेंटीमीटर करो या स्क्वायर मीटर करो और पर मोल। ठीक है, तो ये आपने अच्छी तरह यूनिट याद रखनी है। ठीक है, या पर ओम साइमन स्क्वायर सेंटीमीटर पर मोल हो जी। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट